आज हम एक कहानी की परतों को खोलेंगे। बेलपुर गांव की कहानी। बाहर से तो ये एक भूत की कहानी लगती है, पर इसके अंदर जो सच्चाई छिपी है वो कहीं ज्यादा डरावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक भूत बनता कैसे है? क्या भूत सिर्फ मरते हैं या उन्हें बनाया जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बेलपुर नाम के एक छोटे से गांव से। देखने में तो ये एक आम सा गांव है, पर सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। और इसी खामोशी में जन्म लेती है एक किंवदंती। कहते हैं गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में एक परछाई दिखती है। एक औरत की परछाई, जिसकी गोद में एक बच्चा है और आंखों में सिर्फ आंसू। उसकी मौजूदगी से हवा तक ठंडी पड़ जाती है। और वो हमेशा एक ही सवाल दोहराती है, एक ऐसा सवाल जो रात के सन्नाटे को चीर देता है। मेरा बच्चा कहाँ है? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाएगा। अब उस भूत को थोड़ी देर के लिए भूलकर उस औरत की बात करते हैं जो वो अपनी जिंदगी में थी, क्योंकि उसकी आत्मा को समझने के लिए उसकी कहानी को समझना जरूरी है। एक ऐसी कहानी जो डरावनी होने से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। ये है अंजलि। वो बड़े अरमानों के साथ रघुवीर के घर में बहू बनकर आई थी, पर शादी के कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर रह गई है। ये वो सवाल था जो उसे हर रोज सुनना पड़ता था। तेरे बाप ने क्या दिया था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक हथियार था, उसे हर पल ये याद दिलाने के लिए कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये दहेज प्रताड़ना की वो कड़वी हकीकत थी जिसने अंजलि के लिए उसके अपने ही घर को एक कैदखाना बना दिया था। और जब दहेज के ताने कम पड़ते तो एक और जख्म दिया जाता था, एक ऐसा शब्द जो उसकी आत्मा को छलनी कर देता था, बांझ। सोचिए, उस घर में अंजलि की पहचान ही यही बन गई थी, बांझपन का कलंक। ये उसे तोड़ने का, उसे अकेला और बेसहारा महसूस कराने का एक और तरीका था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। अंजलि मां बनने वाली थी। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर जहां अंजलि इसे एक नई शुरुआत देख रही थी, वहीं उसके ससुराल वालों के लिए वो और उसका होने वाला बच्चा सिर्फ एक वारिस पैदा करने का जरिया थे। उसकी खुशी, उसके एहसास किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे अंजलि की जिंदगी का दुखद अंत हुआ। उस रात की वजह बहुत मामूली थी। खाना ठंडा था। बस इतनी सी बात पर बहस शुरू हुई और फिर एक वहशी हमले में बदल गई। अंजलि चीखती रही, मेरे पेट में बच्चा है, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसे बेरहमी से मार दिया गया और फिर उसके शरीर को चुपचाप खेत में दफना दिया गया। देखिए, अन्याय सिर्फ उसकी हत्या नहीं थी, अन्याय तो मौत के बाद भी हुआ। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई रस्म। उसे और उसके अजन्मे बच्चे को बस इस दुनिया से मिटा दिया गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और यहीं से कहानी हमें एक अहम बात बताती है कि जब इंसानों का बनाया हुआ कानून और समाज इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो कभी-कभी इंसाफ एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल रूप लेकर आता है। और फिर अंजलि की आत्मा लौटी अपना इंसाफ लेने। रघुवीर के घर में अजीबोगरीब, डरावने घटनाएं होने लगीं। और फिर एक रात अंजलि की आत्मा अपने तीनों गुनहगारों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खून जैसा लाल गुस्सा था। अगली सुबह उसका बदला पूरा हो चुका था। तो कहानी के इस मोड़ पर हमें रुककर सोचना होगा। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये उन असली राक्षसों के बारे में है जो हमारे बीच, हमारे समाज में ही रहते हैं। जरा सोचिए, कहानी का जो अलौकिक डर है, एक बदला लेने वाली आत्मा, उसका कभी ना खत्म होने वाला सवाल, ये सब असल में हमारी दुनिया के डरों का ही तो एक आईना है। वो तामसिक आत्मा असल में घरेलू हिंसा का प्रतीक है। उसका सवाल एक औरत की पहचान छीन ली जाने का दर्द है, और उसकी डरावनी मौजूदगी उस अन्याय की चीख है जो उसे जीते जी और मरने के बाद भी मिला। और आखिर में कहानी हमें इस एक पावरफुल थॉट के साथ छोड़ जाती है जो इस पूरी कहानी का सार है। मतलब सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जिनमें भूत होते हैं। सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जिनकी जड़ें दहेज, घरेलू हिंसा और अन्याय जैसी सामाजिक बुराइयों में होती हैं। ये वो असली राक्षस हैं जिनसे हमें डरना चाहिए।